नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में आज के लेक्चर का टॉपिक है फोर्सेस चेंजिंग जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज। फोर्सेस जो जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज करती हैं, उस तरीके के फोर्सेस को हम इवोल्यूशनरी फोर्सेस भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम इवोल्यूशनरी फोर्सेस भी कह सकते हैं और फोर्सेस चेंजिंग जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज के नाम से भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। इस टॉपिक की भी इंग्लिश वर्जन मैंने लगभग 1 महीने पहले यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप डिफरेंट लैंग्वेज में मेरे वीडियो को अवेल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने 2 भाग में बांटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। इवोल्यूशनरी फोर्सेस पार्ट 1 और इवोल्यूशनरी फोर्सेस पार्ट 2। इवोल्यूशनरी फोर्सेस पार्ट 1 के अंदर मैंने सिलेक्शन को डिस्कस किया है और इवोल्यूशनरी फोर्सेस पार्ट 2 में मैंने माइग्रेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिस्कस किया है। सिलेक्शन एक लार्ज टॉपिक है, इस वजह से सिलेक्शन को एक पार्ट में रखा गया है और दूसरे पार्ट में माइग्रेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इवोल्यूशनरी फोर्सेस क्या होती हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस विच कैन चेंज जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। 2 तरीके के फोर्स होते हैं। इवोल्यूशनरी फोर्सेस या फोर्स जो जीन एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज को चेंज करते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं पॉपुलेशन के, वह मुख्यतः 2 तरीके के होते हैं। पहला तो सिस्टेमेटिक फोर्स और दूसरा डिस्पर्सिव फोर्स। सिस्टेमेटिक फोर्स हम उस फोर्स को बोलते हैं जिसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज को। अमाउंट ऑफ चेंज कहने से तात्पर्य है कि जो जीन और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी का जो अमाउंट में चेंज आएगा, जो वैल्यू में चेंज आएगा, उसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम डायरेक्शन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम यह बता सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। जबकि जो दूसरा फोर्स है वह है डिस्पर्सिव फोर्स। डिस्पर्सिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें हम उसकी अमाउंट को तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, चेंज के अमाउंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के फोर्स को हम डिस्पर्सिव फोर्स कहते हैं और यह फोर्स जनरली स्मॉल पॉपुलेशन में हमें देखने को मिलता है। तो सिस्टेमेटिक फोर्स हमें 3 तरीके के होते हैं। सिलेक्शन, माइग्रेशन और म्यूटेशन को हम सिस्टेमेटिक फोर्स कहते हैं और डिस्पर्सिव फोर्स के अंदर एक फोर्स आता है, उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट या रैंडम ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। तो यह काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यहाँ से इस वाले पॉइंट से जनरली क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सिस्टेमेटिक फोर्स के एग्जांपल कौन से हैं और डिस्पर्सिव फोर्स के एग्जांपल कौन से हैं और डिस्पर्सिव फोर्स किस तरीके की पॉपुलेशन में देखा जाता है। तो डिस्पर्सिव फोर्स जनरली स्मॉल पॉपुलेशन में दिखता है। तो अभी हमने ये 4 फोर्स के बारे में अभी देखा। अब मैं इस पार्ट के अंदर सिलेक्शन को डिस्कस करूँगा। तो सिलेक्शन क्या होता है? तो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल टू द नेक्स्ट जनरेशन। सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल का डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। अब यहाँ पर डिफरेंशियल सर्वाइवल और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है? डिफरेंशियल सर्वाइवल या डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहने से तात्पर्य है कि पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, वह सभी इंडिविजुअल इक्वली फिट नहीं होते हैं पॉपुलेशन में। जो इन्वायरमेंट है या जो कंडीशंस उस पॉपुलेशन के अंदर, उस हैबिटेट के अंदर इंडिविजुअल्स को मिल रहा है, हर इंडिविजुअल इक्वली सर्वाइव नहीं कर सकता है। साथ ही साथ
हर इंडिविजुअल इक्वली रिप्रोडक्टिव फिनोमिना में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल सर्वाइवल। हर इंडिविजुअल की सर्वाइबिलिटी उस पॉपुलेशन के अंदर इक्वल नहीं होगी। हर इंडिविजुअल इक्वली रिप्रोडक्शन फिनोमिना में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस प्रोसेस को हम सिलेक्शन कहते हैं। कुछ एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी रिप्रोड्यूस करेगा, काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेगा और उस तरीके के इंडिविजुअल की संख्या पॉपुलेशन के अंदर बढ़ती जाएगी। और जो दूसरा इंडिविजुअल होगा जो कि इक्वली फिट नहीं होगा, सर्वाइव नहीं कर पा रहा होगा, उस तरीके के इंडिविजुअल्स की जो संख्या है पॉपुलेशन के अंदर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यह जो प्रोसेस है, यह जो फिनोमिना है, इसे हम सिलेक्शन कहते हैं। सिलेक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, एक नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा आर्टिफिशियल या मैन मेड सिलेक्शन। तो अभी हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत आपका जो इन्वायरमेंट का जो रोल होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी इंडिविजुअल्स जो पॉपुलेशन के अंदर होते हैं उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव सक्सेस में इन्वायरमेंट का, नेचर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट इक्वली फिट टू कॉम्पीट इन ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट एंड द इंडिविजुअल हैविंग मोर प्रोजेनी आर सपोज टू बी बेटर फिट एंड एडेप्टेड। नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत किसी भी इन्वायरमेंट में हर एक इंडिविजुअल इक्वली फिट नहीं होता है और जिस इंडिविजुअल की प्रोजेनी ज़्यादा होगी, ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे, हम कह सकते हैं कि वह इंडिविजुअल उस इन्वायरमेंट में, उस पॉपुलेशन में ज़्यादा फिट है और ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। अब दूसरा जो सिलेक्शन है वह है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। द सेकेंड फोर्स ऑफ सिलेक्शन इज मैन मेड। इसे मैन मेड सिलेक्शन भी कहते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ ब्रीडर टू अलाउ द एनिमल्स टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर जो ब्रीडर होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो चूज करते हैं कि हमें किस इंडिविजुअल की संख्या को बढ़ानी है। जो इंडिविजुअल उसे पसंद आते हैं, जिस इंडिविजुअल से उन्हें इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, उस तरीके के इंडिविजुअल की संख्या को वो बढ़ाना चाहते हैं। इस वजह से रिप्रोडक्शन या सर्वाइवल उस तरीके के इंडिविजुअल, उस तरीके के एनिमल की सर्वाइबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ब्रीडर है, ह्यूमन बीइंग है, उसको रिप्रोड्यूस करवाता है, उसको बचा कर रखता है, उसे सर्वाइव करवाता है। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रीडर हु डिसाइड्स दैट टू विच एनिमल्स ही वांट टू रिटेन and to allow becoming parent of the next generation. The choice of breeder is objective, specific and hence artificial selection has purpose. यहाँ पर ब्रीडर उस तरीके के इंडिविजुअल को रखना चाहेगा जिसके परफॉर्मेंस अच्छा होंगे, जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है उसका एक पर्पस है। पर्पस क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस नेक्स्ट जनरेशन में, जो बच्चे आएँ नेक्स्ट जनरेशन में, जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे, जो प्रोजेनी आएंगी, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा हो, वो इकोनॉमिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, सुपेरियर हो। तो यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होते हैं उसकी एक गोल, उसकी पर्पस होती है। अब हम नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। जनरली शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी या फिर दो टर्म के बीच में डिफरेंस के कई क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फोर्स है वह नेचर है। सिलेक्शन जो कॉज्ड होता है वो नेचर के द्वारा होता है, और जो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वहाँ पर मैन या ब्रीडर का जो एफर्ट होता है वो नज़र में आता है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज़ द मेन फोर्स। जो फिट होंगे पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव करेंगे। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है वह मेन फोर्स है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंतर्गत स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय मैन विच आर यूजुअली इकोनॉमिक इन नेचर आर डिटरमाइनिंग फैक्टर। यहाँ पर
आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर जो ब्रीडर होते हैं वह एक स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हाँ हमें इस तरीके का परफॉर्मेंस चाहिए, तो कम से कम इतना परफॉर्मेंस एनिमल का होगा तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और उसकी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्रीडर होते हैं उसके द्वारा स्टैंडर्ड को बनाया जाता है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर हम आगे देखेंगे, यह जो नेचुरल सिलेक्शन होता है यह काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। 100 और थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन लगते हैं सिलेक्शन को नज़र आने में, जबकि ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वह रिलेटिवली फास्ट प्रोसेस होता है और यहाँ पर जो चेंज होते हैं वह काफ़ी जल्दी नज़र आते हैं। जो ऑफ स्प्रिंग में प्रोजेनी में जो परफॉर्मेंस का चेंज होता है वह बहुत जल्दी ही नज़र आ जाता है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन आपको लाइफ में किसी भी स्टेज में दिख सकता है। जाइगोटिक स्टेज में भी सिलेक्शन हो सकता है और एडल्टहुड में भी, जब वयस्क हो जाए एनिमल तब भी सिलेक्शन हो सकता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वह तभी किया जाता है, वह तभी जनरली किया जाता है जब एनिमल जो है वह अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगता है, क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद जब उसकी ट्रेट, जिस ट्रेट को लेकर सिलेक्शन करना है वह दिखने लगे तब हम यह निर्णय ले सकते हैं कि हाँ इस एनिमल में परफॉर्मेंस अच्छा है। तो जनरली जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वह परफॉर्मेंस के आने के बाद ब्रीडर करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन के जो कुछ एक एग्जांपल है वह है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज एनिमल प्लांट, यह जो है नए नए जो डेवलपमेंट होते हैं न्यू स्पीसीज एनिमल और प्लांट के, वह एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन के। जबकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जो एग्जांपल है वह प्लांट या एनिमल के न्यू ब्रीड या वैरायटी जो निकाले जाते हैं वह आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंतर्गत निकाले जाते हैं। अब हम देखेंगे सिलेक्शन एट द लेवल ऑफ फिनोटाइप्स। फिनोटाइप के लेवल पर कुछ टाइप्स के सिलेक्शन होते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली इस शॉर्ट नोट्स में यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिलेक्शन एट द लेवल ऑफ फिनोटाइप, तो 3 तरीके के सिलेक्शन होते हैं। यहाँ पर हम एक एक करके इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर हम जो सिलेक्शन करते हैं वह एक एक्सट्रीम से करते हैं। अब एक एक्सट्रीम कहने से तात्पर्य क्या है, तो जैसा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा था कि जो कंटिन्यूअस ट्रेट होते हैं, जो क्वांटिटेटिव ट्रेट होते हैं, जिसमें स्मूथ वेरिएशन होते हैं, जिसमें वेरिएशन काफ़ी स्मॉल वेरिएशन होता है, स्मूथ वेरिएशन होता है। तो इस तरीके के जो ट्रेट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, वह यदि आप इंडिविजुअल में देखोगे किसी पॉपुलेशन के अंदर तो जनरली वह नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहने से तात्पर्य है कि उसमें से कुछ एनिमल होंगे जो कि एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दिखाएंगे, कुछ इंडिविजुअल्स काफ़ी कम वैल्यू वाले कम परफॉर्मेंस वाले इंडिविजुअल होंगे, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कम होगी, और काफ़ी कम इंडिविजुअल ऐसे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। जैसे मिल्क प्रोडक्शन की बात करें कि एक दिन की मिल्क प्रोडक्शन के बेसिस पर हम इंडिविजुअल एनिमल्स को डिवाइड करें तो कुछ एनिमल्स ऐसे होंगे, बहुत कम पॉपुलेशन के अंदर ऐसे एनिमल्स होंगे जिनकी जो एक दिन में वह 1-1.5 लीटर दूध देने वाला होगा। तो यदि 1000 एनिमल्स की पॉपुलेशन है तो आपको लगभग 50-100 एनिमल ऐसे मिलेंगे जो कि 1 लीटर 1.5 लीटर के आसपास एक दिन में दूध देने वाली होंगी। और साथ ही साथ आपको ऐसे भी इंडिविजुअल काफ़ी कम मिलेंगे जो कि एक दिन में 30 केजी 35 केजी दूध आपको एक दिन में दे रही हैं। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू जो होंगे वह काफ़ी कम इंडिविजुअल्स में होंगे। 185 एनिमल 30-40 लीटर या केजी देने वाले होंगे, और साथ ही 1-1.5 लीटर देने वाले एनिमल्स की भी संख्या लगभग 150 के आसपास ही होंगे। ये एक्सट्रीम पर होंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप बताया हुआ है वह बेल शेप्ड होता है, और 2 एक्सट्रीम 2 टेल होते हैं, 2 साइड होते हैं, वहाँ पर इंडिविजुअल की संख्या काफ़ी कम होती है। और जो मिड पॉइंट होता है, जो मीन होता है, वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन के अंदर हम किसी एक एक्सट्रीम से सिलेक्शन करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले या काफ़ी कम परफॉर्मेंस वाले। तो यह होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन। और यह जनरली आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अंदर क्रॉप हो या एनिमल्स हो, उसमें क्रॉप की परफॉर्मेंस, न्यूट्रिशनल कंटेंट, एग प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं, इकोनॉमिक ट्रेड होते हैं, उनको बढ़ाने
में इस तरीके का जो सिलेक्शन होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है, वह काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब जो दूसरा सिलेक्शन है वह है डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसे हम डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हम सिलेक्शन करते हैं वह दोनों एक्सट्रीम वैल्यू के एनिमल्स की सिलेक्शन करते हैं। हम जो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं वह बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाले इंडिविजुअल को भी सिलेक्ट करते हैं और बहुत कम परफॉर्मेंस वाले भी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं। जो इंटरमीडिएट वैल्यू वाले होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज होती है, उस तरीके के इंडिविजुअल्स को हम जनरली सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरीके का जो सिलेक्शन होता है उसे हम डिसरप्टिव सिलेक्शन या डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन कहते हैं। अब यह सिलेक्शन जनरली किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको हेट्रोसिस को यूटिलाइज करना है तो वहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव टाइप के इंडिविजुअल्स आपको अलग अलग चाहिए होंगे, जिनके बीच में आप क्रॉस करवाने के बाद आपको हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स मिलेंगे जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होंगी। तो इस तरीके का जो कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, वहाँ पर हम डिसरप्टिव सिलेक्शन को जनरली यूज करते हैं। जो तीसरा सिलेक्शन है वह है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। In case of stabilizing selection, genetic diversity decreases and the population mean stabilizes by favoring intermediate value। यहाँ पर जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन के अंदर वह कम होता है, क्योंकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर हम इंटरमीडिएट वैल्यू वाले इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं जिनकी एवरेज परफॉर्मेंस होती है। तो जो डाइवर्सिटी इंडिविजुअल्स में होती हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस है उसे हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। तो कुछ जनरेशन के बाद आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस एवरेज टाइप की है। दिस इज थॉट टू बी द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है, जो नेचर सेलेक्ट करते हैं, नेचर जो सिलेक्शन करते हैं वह जनरली स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ही करते हैं। और यहाँ पर वो नेचर हमेशा एवरेज वैल्यू वाले इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं। आप इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ह्यूमन बीइंग में आप जब ह्यूमन बेबीज़ को देखोगे तो नेचर जनरली ऐसे न्यू बॉर्न बेबी को सेलेक्ट करती हैं जिनका बॉडी वेट लगभग 3-3.5 kg के आसपास होता है। यदि बेबी का वेट एक्सट्रीमली हाई हो या लो हो तो उस तरीके के जो बेबीज़ होते हैं वह जनरली पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो जाते हैं, वो कल्ट कर दिए जाते हैं नेचर के द्वारा, वह समाप्त हो जाते हैं। तो आप पाओगे कि जो 3.5 एवरेज वैल्यू जिन बेबीज़ का होता है, ह्यूमन बेबीज़ का होता है, वो तो सेलेक्ट होते हैं नेचर के द्वारा, लेकिन 1-1.5 kg वाले बेबीज़ हो या फिर कोई ऐसा बेबी हो जो 5-6 kg का हो, काफ़ी एक्सट्रीमली हाई वेट वाले बर्थ वेट वाले बेबी हो, तो वो जनरली सर्वाइव नहीं कर पाते। तो यह काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। एक और सिलेक्शन है यहाँ, इस अभी जो मैंने डिस्कस किया ये अलग से एक सिलेक्शन टर्म है। सिलेक्शन में यह एक टर्म बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है डेफिनेशन में 1-2 लाइन में डिस्क्राइब करने के लिए, या वाइवा के अंदर कभी भी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं इसे अलग से आपको बता रहा हूँ। ये जो अभी मैंने ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटिपिक वैल्यूज़ जो अभी सिलेक्शन बताया उससे अलग है। बैलेंसिंग सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन की प्रक्रिया है जिसमें हेट्रोजाइगोट्स जो होते हैं वह काफ़ी फिट होते हैं। तो हेट्रोजाइगोट जो होते हैं, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन जिन इंडिविजुअल्स में होती है वो फेवर किए जाते हैं। तो इस तरीके के सिलेक्शन को हम बैलेंसिंग सिलेक्शन कहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यहाँ पर हमने सिलेक्शन को देखा इवोल्यूशनरी फोर्सेज में। जो अन्य सिलेक्शन के टाइप्स है, माइग्रेशन हो या म्यूटेशन हो या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।